Good morning, my dear students. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, you know our chapter respiration in plants is going on, which is the third chapter of plant physiology. So students, इस chapter को हम more than 50% cover up कर चुके हैं within 2 days. 2 days में ही ये हमारा more than कितना हो गया बेटा? More than 50%, 50 और 70% ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आज की वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले जो हमने इसकी 2 वीडियोस देखी हैं वो कौन कौन सी थी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल। बेटा इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि अभी हमारे पास चेक्स हैं, उन चेक्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, कैश में करना है विया द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। मैंने आपको बताया था वो समवॉट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी इतने नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई डायग्रामेटिक व्यू नहीं है, कोई कंपाउंड्स नहीं है, बस बार एटीपी एडीपी एटीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, एनएडीएच एनएडीएच2 में, और आपका एफएडी एफएडीएच2 में, ये सब कन्वर्ट होता रहेगा। तो आप इसमें चांसेस हैं कि आप उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो बस ऐसे ही बता दूंगी, उसकी साइकिल मैं आपको नहीं बनवा रही हूँ, फिर मैं बनाऊंगी तो फिर वही है, वो एग्जाम में भी आएगी डेफिनेटली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वैसे मैं आपको उसकी फ़ोटो भेज दूंगी, आप एक बार देख लेना, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना। बट स्टूडेंट्स अभी हाथ में क्या करनी है, बैलेंस शीट चेक करनी है सारी। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या लिया, क्या मिला, डीकार्बोजाइलेशन साइकिल में क्या दिया, क्या मिला, और क्रेब्स साइकिल में हमने क्या दिया और क्या मिला, एंड एट लास्ट फाइनली फिर हम इन सबका ओवरऑल देखेंगे कि हमें किस किस चीज़ का गेन हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस से, ओके। तो ओपन योर बुक्स एंड नोट बुक्स। तो चलिए बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। बैलेंस शीट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या क्या यूज हुआ है और क्या क्या मिला है। सबसे पहले चलो उसको यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, हम फिर साइड बाय साइड देखेंगे। यूज मटेरियल एंड देन द प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट किस किस चीज़ का हुआ है, गेन किस किस चीज़ का हुआ है, ओके। तो मैं इसको थोड़ा और उधर ले लेती हूँ, यूज्ड और प्रोड्यूस्ड। यूज्ड एंड देन प्रोड्यूस्ड। होप सो ये सब विजिबल हो, यस इट इज क्लियरली विजिबल। तो चलिए अगर मैं पहले आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल लेती हूँ तो इसमें आपको कुछ याद है हमने क्या क्या लिया था और हमें क्या क्या मिला था क्लास। तो चलो देख लेते हैं हम हमें क्या क्या हमने दिया है और क्या क्या हमें मिला है। तो ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले हमने क्या लिया था बेटा, एक ग्लूकोज लिया था, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिया था। तो चलो उससे स्टार्ट करते हैं, 1 ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हमने लिया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि टोटल कितने एटीपी यूज हुए हैं इसमें, कितनी, सॉरी एडीपी, एडीपी तो एटीपी में कन्वर्ट हुआ था, 4 एडीपी यूज हुए हैं। कितने एडीपी यूज हुए हैं, 4 एडीपी यूज हुए हैं फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। देखो बेटा ये एडीपी है मतलब डाइफॉस्फेट, और डाई सारे कितने हुए हैं, ट्राइमेट, तो मतलब सब पे एक एक बढ़ा है। अगर एक एटीपी पे एक फॉस्फेट बढ़ रहा है तो 4 पे कितने बढ़ेंगे, 4 बढ़ जाएंगे आपके। तो इसलिए 4 एटीपी के साथ हमने 4 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिए हैं। तो क्या लिया है हमने, 2 एटीपी, जो मैंने कहा था ना पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर प्रॉफिट होता है, तो ये वो 2 एटीपीज है। हमने 2 एटीपी लगाए थे हमारे रिएक्शन में और 2 एनएडीज लगाए थे। एनएडी की फुल फॉर्म होती है निकोटोनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, निकोटोनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। ये सब हमने यूज किया था हमारे रिएक्शन में और हमें मिला क्या क्या है, ग्लूकोज से सीधा क्या बना था बेटा, 2 पायरुविक एसिड बने, 2 पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या था, C3H4 C3H4
ये इसका हमारा बेटा क्या था, फॉर्मूला था, जो हमने किसका बना था हमारा, ये पायरुविक एसिड का बना था। नेक्स्ट 4 एडीपी से हमारे क्या बने हैं, 4 एटीपी बने हैं, 4 एडीपी टू 4 एटीपी हमने बनाए हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गए, 2 4 से क्या मिले हमें, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हमने 2 एटीपी यूज किए थे, उन 2 एटीपी के बदले हमें इन 2 एटीपी को हमने किसमें कन्वर्ट किया था, 2 एडीपी में, 2 एडीपी में कन्वर्ट कर दिया था। और 2 एनएडीएच से क्या मिला है हमें, 2 एनएडीएच प्लस 2 H पॉजिटिव, ये सब हमें मिला है इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में। तो ये हमारी बैलेंस शीट किसकी है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बैलेंस शीट आएगी वो किसकी आएगी, वो हमारी डीकार्बोजाइलेशन साइकिल की आएगी। डीकार्बोजाइलेशन के बाद हमने कौन सी साइकिल पढ़ी है, क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, फिर क्रेब्स साइकिल की आ जाएगी एंड देन फिर ओवरऑल आ जाएगी हमारी। ये किसकी है, ग्लाइकोलाइसिस की, हमने ये यूज किया है और उसके ऑल्टरनेट हमें ये मिला है। ये यूज करने पे ये प्रोड्यूस हुआ है। आफ्टर दैट डीकार्बोजाइलेशन साइकिल, डीकार्बोजाइलेशन में हमने क्या कर दिया है, सेम वही करो, यूज्ड, प्रोड्यूस्ड, ओके, यूज्ड एंड देन प्रोड्यूस्ड। तो चलो यूज और प्रोड्यूस देख लेते हैं। यूज हमने सबसे पहले क्या किया था, जो यहाँ पे पायरुविक एसिड बनाए, यही पायरुविक एसिड तो लिया था, पायरुविक एसिड लिया है हमने। ठीक है, पायरुविक एसिड कितने लिए थे हमने, 1, और जो एक के लिए होगा वही दूसरे के लिए भी होगा। साथ में क्या लिया था, एक कोएंजाइम लिया था, जो कोएंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा था हमारा कोएंजाइम। इस कोएंजाइम का नाम देख लीजिए क्या था, सॉरी नेम नहीं, इसका फॉर्मूला आएगा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड का कोएंजाइम है, कोएंजाइम। ठीक है, और साथ में क्या दिया था हमने, 1 NAD पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे भी रिडक्शन हुआ था। ये सब हमने यूज किया और एज अ रिजल्ट, एज अ बेनिफिट हमें क्या क्या मिला वो देखते हैं। पायरुविक एसिड से क्या मिला बेटा, एक एसिडिक कोएंजाइम मिला था जिससे हमने क्रेब्स साइकिल स्टार्ट की। 1 एसिडिक कोएंजाइम A, NAD से क्या मिला है, NAD से हमें मिला है 1 NADH प्लस H प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, NADH2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। और कोएंजाइम के साथ क्या रिलीज हुआ, 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, या फिर किसकी साइकिल बनी है, डीकार्बोजाइलेशन की बैलेंस शीट। एट लास्ट में इसके बाद क्या बना था माय डियर स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल। कि क्रेब्स साइकिल में हमने क्या क्या लिया है और क्या क्या बनाया है। तो चलिए क्रेब्स साइकिल देख लेते हैं, जिसको TCA साइकिल भी कहते हैं और क्या कहते हैं उसको, सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। साथ में हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसकी स्टार्टिंग सिट्रिक एसिड से ही करते हैं। तो चलिए क्रेब्स साइकिल देखते हैं, क्रेब्स साइकिल में क्या क्या लिया था और क्या क्या हमें मिला है। चलो देखते, सबसे पहले वही जिससे हमने इसकी स्टार्टिंग की थी, किससे की थी, क्या लिया था हमने, एसिडिक कोएंजाइम लिया था ना, तो वही से स्टार्टिंग करेंगे। यूज्ड एंड प्रोड्यूस्ड, यूज्ड एंड देन प्रोड्यूस्ड। इज इट विजिबल और नॉट,
इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए यूज में देख लेते हैं। यूज में सबसे पहले क्या क्या लिया है, हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक एसिटिल कोएंजाइम, वन एसिटिल कोएंजाइम लिया हमने, ठीक है। और क्या लिया था साथ में, अगर याद हो तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर कुछ याद नहीं है तो। ये देखो, एक हमने एसिटिल लिया था, इस एसिटिल से सिट्रिक एसिड कब बना था हमारा, सिट्रिक एसिड तब बना जब हमने इसमें ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डाला। जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में एसिटिल कोएंजाइम डाला तभी क्या बना, सिट्रिक एसिड बना है। तो साथ में हमने यहाँ पे क्या लिया है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम OAA भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, OAA। तो एक हमने क्या लिया था, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और 3 NAD पॉजिटिव लिए हैं, 3 NAD पॉजिटिव दिए हैं, 1 FAD। इन सबको रिडक्शन होगा और इन सब में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये रिडक्टिव प्रोसेस है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O यूज किए थे, एंड देन 1 ADP प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया था। क्लियर है। तो चलो अब देखते हैं हमें किससे क्या मिला है। 1 एसिटिल कोएंजाइम डालने के बाद हमें क्या मिला था, 1 कोएंजाइम, एक कोएंजाइम मिला है, कोएंजाइम A, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से क्या मिला है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही मिला है एट लास्ट। 1 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से एट लास्ट हमें 1 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ही मिला है। 3 मैंने बताया था 3 NAD है, उससे क्या मिल जाएगा, 3 NAD H2, 1 FAD है, इससे 1 FAD H2, 2 H2O है, 2 H2O से क्या रिलीज होगा, 2 CO2, एंड देन ADP में अगर आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला रहे हो, यहाँ पे सॉरी दिस वन इज ADP, इस ADP में अगर आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला बेटा तो क्या बन जाएगा, 1 ATP, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ Krebs साइकिल, ठीक है। ये आपके तीनों साइकिल्स की शीट तैयार है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो हमने किस साइकिल में क्या लिया है और हमें एट लास्ट क्या मिला है, ठीक है। याद रखना जहाँ पे भी हमारे NAD लिखे हुए हैं ना, A to Z जितने भी NAD H2 है, यहाँ पे हर जगह 3 ATPs हैं। Each NAD represents 3 ATP. So if there are 2 NAD somewhere, that means 3 into 2 कितने हो गए, 6 ATPs are present at that position. क्लियर है। तो चलिए ये थे हमारे तीनों के। जहाँ पे भी FAD है, FAD का मतलब क्या है बेटा, FAD का मतलब है 2 ATPs at that position, कि उस पोजीशन पे हमारे 2 ATPs बने हैं। और जहाँ पे हमारे 3 और जहाँ पे ATP है, ATP से हमेशा ADP से तो हमेशा ATP ही होगा और ATP से ADP एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। ADP से ATP कब बनेगा, अगर उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज होगा। अगर उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो कभी भी नहीं बनेगा। तो आप लोग उसको लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको फाइनल बैलेंस शीट लिखवा देती हूँ इस चैप्टर की, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन एनी वे। हो गया। तो चलिए अब एक फाइनल बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर की। बैलेंस शीट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, करते हैं। सॉरी बीच में ये पूरा पॉज हो गया था। चलिए अब हम ओवरऑल बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप, कौन से स्टेप हमने पढ़े हैं, उसके बाद कितने ATP बने हैं, क्योंकि यही तो है जहाँ पे हमें को कैल्शियम करना है। ATP के बाद कौन सी साइकिल में कितने FAD बने हैं, कितने NAD बने हैं, FADH2 NADH2
glycolysis, second is Krebs cycle, second one is decarboxylation, the third is Krebs cycle. ठीक है, तो चलो ग्लाइकोलाइसिस में बेटा देखते हैं हमने कितने एटीपी बनाए, कितने एटीपी। तो बेटा देखो, अगर आपको याद हो, हमने पहले टोटल एटीपी कितने बने हैं 4, ठीक है, बट हमने 2 इन्वेस्ट किए थे। 2 हमने क्या किए थे बेटा, इन्वेस्ट किए थे। तो सपोज करो आपने किसी बिजनेस में कितने 50 लाख रुपीज़ लगाए हैं, ठीक है, और आपको एट लास्ट आफ्टर 6 मंथ टोटल कितने की सेल हुई, आपकी 60 लाख की सेल हुई, ठीक है, 50 लाख लगा के 60 लाख की सेल हुई। तो आपको टोटल गेन कितने का हुआ है, गेन तो आपको सिर्फ 10 लाख का हुआ है ना, क्योंकि पहले 50 लाख तो आपने अपने घर से लगाए हुए हैं। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, हमारे टोटल एटीपी बने कितने हैं 4 एटीपी, बट उससे पहले आपने 2 एटीपी खुद लगाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने एटीपी बनेंगे फिर आपके 2 एटीपी। एटीपी कितने बने हैं 2 एटीपी। अगर आप लोगों को याद हो तो NADH2 कितने बने थे, आप साइकिल में देख लेना, 2 NADH2 बने थे, ठीक है। और अगर एक NADH2 में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एटीपी के, 3 मॉलिक्यूल होते हैं। अगर एक में कितने हैं 3 हैं, तो 2 में कितने होंगे, कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल है एटीपी के, 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ओवरऑल ग्रैंड टोटल कितना हो गया ग्लाइकोलाइसिस में 8। तो ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने एटीपी बने, 8 एटीपी आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, ठीक है। फिर ऐसी आपकी बात आती है डीकार्बोजाइलेशन में। जितना मुझे याद है डीकार्बोजाइलेशन में हमारा एक भी एटीपी नहीं ना तो यूज हुआ और ना ही बना, नो एनी एडीपी नो एनी एटीपी। बट अगर मैं बात किसकी करती हूँ, NADH की करती हूँ, तो एक NADH2 हमने लिया था, कितने NADH2 लिए थे, 1 NADH2 इज टेकन बाय अस। बट अगर आप लोगों को याद हो हमने एक पायरुविक एसिड लिया था, हमने एक पायरुविक एसिड लिया तो इसलिए एक NADH2 यूज किया। लेकिन एक साइकिल में जब हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, बनते कितने पायरुविक हैं, बनते तो 2 है ना, तो फाइनल ब्रेकडाउन तो 2 का ही होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने NADH2 एक के लिए 1 की जरूरत है, तो 2 के लिए कितने की होगी, 2 की जरूरत होगी। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक में 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 2 में कितने होंगे, 2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा हमारे, सेम वही 6 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल हो जाएगा वो कितना होगा 6 एटीपी, 6 एटीपी ड्यूरिंग डीकार्बोजाइलेशन साइकिल। अब ऐसी क्रेब्स साइकिल पे आ जाओ, क्रेब्स साइकिल पे हमने 1 एटीपी लिया था, ठीक है, लेकिन 2 का क्या रहा है, वही सेम साइकिल 2 बार रिपीट होगी, तो इसलिए कितने एटीपी हो जाएंगे 2 एटीपी, ठीक है। कितने एटीपी हो जाएंगे बेटा 2 एटीपी हो जाएंगे। सेम यही बात हम NADH2 और FADH2 भी करते हैं। हमने कितने 3 NADH2 लिए हैं एक साइकिल में, एक साइकिल में कितने लिए हैं 3 NADH2 लिए हैं और 1 FAD लिया है पैराडॉक्सिल, ठीक है। 3 हमने निकोटामाइड लिए हैं और 1 हमने क्या लिया है पैराडॉक्सिल लिया है। ये एक साइकिल के लिए है, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 6, क्योंकि साइकिल 2 टाइम्स रिपीट होगी। ये साइकिल कितनी टाइम्स रिपीट होगी 2 टाइम्स। तो कितने NADH2 हो गए 3, FADH2 कितने हो गए 2, ठीक है। तो देखो अगर एक में कितने हैं, एक NADH2 में 3 एटीपी है, तो 6 में कितने हो गए 6 × 3 = 18 एंड 2 × 2 = 4, ठीक है। अगर एक FAD में कितने मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, एक FAD में 2 एटीपी होती हैं, तो 2 में कितने हो गए 4 हो गए। अब इसका ग्रैंड टोटल देख लो, इसका ग्रैंड टोटल कितना होगा, इसका ग्रैंड टोटल होगा बेटा 24 एटीपी, 24 एटीपी, ठीक है। तो अगर हम सबका ओवरऑल देखें, अब ये ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स बन गए एटीपी के 38 एटीपी, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे बन गए हैं। और शायद इतना मुझे याद है जब हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखते हैं तो इतना ही आता है, यही आता है, कुछ और आता है, डेफिनेटली यही आता है, ठीक है। तो कितने हो गए 8 एटीपी हमारे कहाँ बनी ग्लाइकोलाइसिस में, 6 डीकार्बोजाइलेशन में एंड 24 एटीपी आर फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल।
सबसे मेजर पोर्शन कौन कवर अप कर रहा है, क्रैब साइकिल, तो इसलिए क्रैब साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा साथ में एक और चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई इन अवर लास्ट वीडियोस, मैंने ये तो बताया था आपको कि जो हमारी ग्लाइकोलाइसिस है वो कहाँ पे हो रही है, वो हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुविक एसिड बनता है वो फिर कहाँ पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो उसके बाद जो डीकार्बोजाइलेशन साइकिल है और जो क्रैब साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। अब दो मॉलिक्यूल हमारे एटीपी के वहाँ पे यूज हो जाते हैं। 2 molecules of ATP are used when pyruvic acid is pushed into the mitochondria। जब पायरुविक एसिड को किसमें डाला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में डाला जाता है, तो वहाँ पे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस होता है। तो हमारे 2 ATP वहाँ पे यूज हो जाते हैं। ओके, सो 2 ATP यूज टू पुश द पायरुविक एसिड। सो 38 minus 2 इट बिकम्स 36। तो जो फाइनल हमें गेन हुआ वो 36 का हुआ क्योंकि 2 हमने यूज कर ली है। ठीक है, बिकॉज 2 molecules of ATP आर यूज ड्यूरिंग ट्रांसफर द पायरुविक एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेटा ये था आपका बैलेंस शीट और यहाँ पे आपकी जितनी भी साइकिल्स है वो सब खत्म हो जाती है। इसके बाद जो आपका इस चैप्टर से लास्ट टॉपिक आता है वो आता है रेस्पिरेटरी रेशियो। ठीक है, क्या टॉपिक आता है, रेस्पिरेटरी रेशियो और रेस्पिरेटरी क्विटेंट। इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या क्या आ जाएगा इसमें, रेस्पिरेटरी रेशियो, रेस्पिरेटरी रेशियो रिप्रेजेंट बाय आर क्यू, आर क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या मतलब होता है रेस्पिरेटरी रेशियो का, तो चलिए देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, क्या लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज, कितनी CO2 रिलीज हुई, कितनी O2 एब्जॉर्ब होने के बाद, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एब्जॉर्ब, कितनी हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब की, कि जो हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। ये आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट होता है कि कितनी गेन करने के बाद कितनी का लॉस हुआ है, कितनी ऑक्सीजन लेने के बाद कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है बॉडी से। यही आपका क्या कहलाता है बेटा, रेस्पिरेटरी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो फाइनली योर UT4 सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड। अब आपका UT4 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अब इसमें कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। ठीक है, तो अब आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, पूरा मन लगा के पढ़ना है, सभी साइकिल्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आप बोलोगे तो मैं उसको सेंड कर दूंगी आप लोगों को। ओके, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, लिख के देखिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम इन एनी वे। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम हमारी आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द न्यू डे न्यू चैप्टर। ओके, देखते हैं वो इट मे बी फ्रॉम द प्लांट फिजियोलॉजी और इट मे बी फ्रॉम द एनिमल फिजियोलॉजी, लेट्स सी फ्रॉम विच इट इज़। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एज वेल। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे अहेड।